हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सीएजी। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 एंड आर्टिकल 151 टॉक अबाउट द सीएजी। अब ये सीएजी होते कौन है, कौन सीएजी बन सकते हैं? आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं या आईएएस बन सकते हैं। अब आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो कौन है? ब्यूरोक्रेट है। और ब्यूरोक्रेट कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। देखो, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, तो मतलब परमानेंट नहीं होते हैं। इलेक्ट हुए, जीते, तो वो बन गए एग्जीक्यूटिव। सरकार क्या है? एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। और यूनियन लेवल पे 5 तरह के एग्जीक्यूटिव की बात की है। कौन कौन है? रिवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये सीएजी कौन है? एग्जीक्यूटिव तो है, बट ये आईएएस ऑफिसर है जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये आप याद रखना। हु कैन बी द सीएजी? ये दोनों में से सीएजी बन सकते हैं। अब जो सीएजी का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? वो हमने यूके से बोरो किया है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमने यूके से बोरो किया, बट हमारे सीएजी यूके और यूएस जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सीएजी है क्या है? पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। वो क्या है? पार्लियामेंट के पार्ट है, वो मेंबर है पार्लियामेंट के। बट वहाँ पे पार्ट है, बट सीएजी ऑफ इंडिया क्या है? पार्ट नहीं है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के पार्ट इंडिया में कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट भी आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल उनके बिना साइन किए एक्ट या कानून नहीं बन सकता, लॉ नहीं बन सकता है। तो ये हमारे अभी हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, फिर हम सीएजी की बात करेंगे। तो सीएजी ऑफ यूके में पार्ट है, यूके और यूएसए में पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, बट इंडिया में नहीं है। और साथ ही आप ये भी याद रखें, सीएजी नॉट एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट बट एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 148 टू 151 टॉक अबाउट द सीएजी। अब जो सीएजी है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमें पता है कि अगर हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी पैसा निकालना है तो उसमें किसका अप्रूवल लगेगा? पार्लियामेंट का, लोकसभा का अप्रूवल चाहिए। विदाउट द अप्रोप्रिएशन ऑफ द लोकसभा वी कैन नॉट टेक आउट एनी मनी। एक भी पैसा नहीं निकाल सकते हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो अब यूके में मनी ग्रांट करा सकते हैं सीएजी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के मेंबर हैं। लेकिन इंडिया में नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की पावर एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। और सीएजी इंडिया में क्या है? एग्जीक्यूटिव है। और यूके और यूएस में क्या है? वो वहाँ के पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। तो ही कैन ग्रांट कि मनी आप निकलवा सकते हो, बट इन इंडिया ही कांट। तो बिकॉज इंडिया में सीएजी क्या है? एग्जीक्यूटिव है। ये हमारा हो गया डिफरेंस क्लियर। अब हम दूसरा डिफरेंस ये क्लियर करते हैं, सीएजी सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं और सीएजी में क्या सिमिलैरिटी है। देखो, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे किसका? कॉलेजियम, इन कंसल्टेशन विद कॉलेजियम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और सीएजी को भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जज को बनाते वक्त कंसल्टेशन विद द कॉलेजियम लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगता है। रिमूवल बाय द पार्लियामेंट, ये एग्जीक्यूटिव के नॉट एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एग्जीक्यूटिव इनको रिमूव नहीं करते। ये परमानेंट सीट है कि जैसे कि टर्म इनका क्या है? टर्म तो 6 साल है या 65 ईयर्स एज है। बट देखो, एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। यस, देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज और सीएजी में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? टर्म जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मतलब कि मिनिमम एज नहीं मेंशन है, लेकिन अपर एज लिमिट
मेंशन है कि 65 ईयर्स, तो टर्म सुप्रीम कोर्ट के जज का मेंशन नहीं है, लेकिन एज मैक्सिमम कितनी हो सकती है 65 ईयर्स। वहीं हाई कोर्ट के जज की कितनी हो सकती है 62, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और सीएजी की बात करें तो टर्म कितना होता है 6 साल या एज 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी एज हो जाए, जो भी पहले आ जाएगा ये एज होती है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आप जो ये वाला है सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 ईयर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट जो सीएजी का ये टर्म है और जो एज है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये एक कानून में मेंशन है। उसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, रिमूवल बाय द पार्लियामेंट। रिमूव कौन करता है? पार्लियामेंट रिमूव करती है। कौन सी मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी? ये स्पेशल मेजॉरिटी से लगता है, सिंपल मेजॉरिटी से रिमूव नहीं कर सकते। कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी लगती है? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द स्ट्रेंथ। मतलब कि एब्सोलूट मेजॉरिटी की, मतलब आप या तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग करवा लो, या जो भी ज़्यादा हो, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग या फिर मोर देन 50% ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द स्ट्रेंथ, कि हाउस की जितनी स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज़्यादा या जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसका 2/3, जो भी ज़्यादा हो इनमें से वो मेजॉरिटी लगती है कहाँ पे? रिमूव करते वक्त। सेम मेजॉरिटी लगती है सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हटाने में भी। तो अब अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अपॉइंटमेंट कौन करा रहा है? प्रेसिडेंट करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी और सीएजी की भी। रिमूवल किसे हो रहा है? पार्लियामेंट कर रही है, एग्जीक्यूटिव नहीं कर रही है, तो ये इंडिपेंडेंसी को दर्शा रहा है। ठीक है। सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेजेस, ये कौन डिसाइड करते हैं? पार्लियामेंट बाय लॉ। रिमूवल क्या हो रहा था? स्पेशल मेजॉरिटी से, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग या फिर मोर देन 50% ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बट जो सैलरी है कि सीएजी की सैलरी क्या हो सकती है, अलाउंस और प्रिविलेजेस, ये पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है, बट बाय लॉ। बाय लॉ मीन्स इट मीन्स सिंपल मेजॉरिटी से। रिमूवल हो रहा है स्पेशल मेजॉरिटी से, रिमूवल हो रहा है, और अब सैलरी, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस डिसाइड हो रहे हैं पार्लियामेंट के ही द्वारा, बट बाय सिंपल मेजॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी और सीएजी की भी। बट कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज वंस ही एज्यूम ऑफिस। एक बार ऑफिस में आ गए ये दोनों, फिर उनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, आप उनको कम नहीं कर सकते। आप उनको बढ़ा सकते हैं बट उनको कम नहीं कर सकते। कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज वंस ही एंटर हिज ऑफिस। तो एक ये चीज़ हो गई। ओथ क्या होती है? ओथ मेंशन है 3rd शेड्यूल में, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी और सीएजी की भी। हम ओथ को पढ़ेंगे जब हम शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, पूरे शेड्यूल पढ़ेंगे, उस टॉपिक में मैं ओथ को क्लियरली डिफाइन, मतलब और भी डिफाइन करूंगी कि किस किस की ओथ है। अभी आप इतना याद रख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज और सीएजी की ओथ कहाँ पे मेंशन है? 3rd शेड्यूल में मेंशन है। नो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज का जब रिटायरमेंट हो जाता है तो वो जज नहीं बन सकते फिर, और उनको एडवोकेट भी नहीं बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। बट सेम सीएजी के साथ भी होता है कि एक बार इनका रिटायरमेंट हो गया तो नो गवर्नमेंट ऑफिस एम्प्लॉय, तो मतलब कि वो किसी भी ना स्टेट लेवल पे ना ही यूनियन लेवल पे, तो नो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ भी सेम हो गई। और जो टर्म है, सुप्रीम कोर्ट के जज का टर्म मेंशन नहीं है, सीएजी का टर्म मेंशन है 6 ईयर। मैक्सिमम एज लिमिट दोनों की सेम है 65। सीएजी का जो ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, ये कहाँ पे मेंशन है? ये सुप्रीम कोर्ट में मेंशन है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में क्या बात किया गया है कि 10 साल में सीएजी होंगे, और कौन उनको अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड और सील। क्या?
बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेंगे। लेकिन बाय अंडर हैंड इस बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब ये होता है कि ये प्रेसिडेंट को पावर दे देता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस, कि आपको यहाँ पे वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे बाइंड नहीं है, टू एंश्योर इंडिपेंडेंसी, ताकि आप उस ऑफिस को इंडिपेंडेंसी इंश्योर कर सकें। तो हमारे इंडिया में क्या है, सीएजी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ठीक है। तो इसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड शील, कि अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस है प्रेसिडेंट की, यहाँ पे वो बाउंड नहीं है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कि उन्होंने जो बोला वो करना ही पड़ेगा। और शाल बी रिमूव्ड only from office in like manner on like ground as the सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब उसी तरह से रिमूव होंगे और उसी ग्राउंड पे वो रिमूव होंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं। अभी मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और सीएजी सेम है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड और एब्सोलूट मेजॉरिटी, इट मीन्स कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल हाउस, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो जो भी इसमें से हायर होंगे, एक ये हो गया। आर्टिकल 148 में सब क्लॉज 1 क्या बात कर रहा है कि सीएजी होंगे और उनको कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है बाय वारंट अंडर हिज एंड और सील, कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंड नहीं है प्रेसिडेंट पे कि जो उन्होंने बोला वो कर सकते हैं। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि उसी तरह से सीएजी रिमूव होंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाएंगे, उसी मैनर में और उसी ग्राउंड पे कि प्रूवन मिसबिहेवियर। और अब आर्टिकल 148 में ये भी लिखा है कि एक बार every person appoint as a CAG before he enter upon his office make and subscribe before the president और some persons appoint on that behalf by him, कि प्रेसिडेंट तो इनको अपॉइंट करते हैं या फिर प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो कोई और जिसको वो अपॉइंट कर ऑन दैट बिहाफ ऑफ हिम, कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि आप जाके देख लो, एन ओथ वो दिला सकते हैं। देखो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है और जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है वो मैंडेटरी है, शाल है, कि मतलब वो ओथ तो कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। लेकिन कुछ बाकी रेस्ट ऑफ द पोस्ट को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज या सीएजी, इनकी पोस्ट को क्या है कि प्रेसिडेंट तो ओथ दिलाएंगे ही, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वो जिसको अपॉइंट करेंगे वो भी ओथ दिला सकते हैं ऑन हिम बिहाफ, किसके, प्रेसिडेंट के बिहाफ में। और ये ओथ किस में मेंशन है, 3rd शेड्यूल में मेंशन है, ये आर्टिकल 148 में बोल रहा है। तो आर्टिकल 148 में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं बाय वारंट अंडर इज एंड एंड सील, अब तक हमने ये देखा, और उनको वैसे ही रिमूव किया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा रहा है, सेम ग्राउंड पे, लाइक प्रूवन मिसबिहेवियर। और ये भी लिखा है कि ओथ कहाँ पे मेंशन है, 3rd शेड्यूल में। और जो सैलरी एंड अलाउंसेस होंगे वो कौन डिसाइड कर रहा है, पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड कर रहा है, ठीक है। सीएजी की पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड कर रहा है। और जो सैलरी है वो कहाँ पे मेंशन है, 2nd शेड्यूल में। ओथ मेंशन है 3rd शेड्यूल में, सैलरी मेंशन है 2nd शेड्यूल में। सिर्फ सीएजी की भी नहीं, और लोगों की भी मेंशन है। और उनकी जो सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस हैं वो शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद आप डिसएडवांटेज के लिए नहीं कर सकते। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही चल रहा है, आर्टिकल 148 चल रहा है अभी। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल शैल नॉट बी एलिजिबल, नो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। एक बार वो अपना ऑफिस, उनका टर्म ख़त्म हो गया तो फिर वो ना तो स्टेट लेवल पे ना ही यूनियन लेवल पे वो एज नो गवर्नमेंट ऑफिस एम्प्लॉय फिर वो काम नहीं कर सकते तक। सीएजी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। एक बार उनका ऑफिस खत्म हो गया। और आर्टिकल 148 में और क्या लिखा है कि और सैलरी जो, और आर्टिकल 148 में ये भी दिखा है कि जो सैलरी होगी वो कहाँ से पे होगी,
चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब कि ये अनवोटेबल है, पार्लियामेंट इस पर वोट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट सैलरी डिस्कस तो कर सकती है लेकिन वोट नहीं डिस्कस, मतलब उस पर वोट नहीं दे सकती है। तो सैलरी कहाँ से पे करेंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब ऑडिटिंग पावर विथ लिमिटेशन, हमें पता है कि सीएजी जो यूके में है वो पार्ट है पार्लियामेंट के, तो वो मनी ग्रांट करा सकते हैं। वहीं इंडिया में वो मनी ग्रांट नहीं करा सकते हैं। देखो सीएजी जो वर्ड है यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर का मतलब होता है कि आप मनी को ग्रांट करा सकते हैं। ये इंडिया के सीएजी के पास पावर नहीं है। इंडिया के सीएजी ये फंक्शन नहीं है, नाम तो मेंशन है लेकिन ये फंक्शन उनके पास नहीं है क्योंकि वो पार्लियामेंट के पार्ट नहीं है। और मनी कौन ग्रांट करा सकता है? सिर्फ लेजिस्लेचर ग्रांट करा सकते हैं, वो भी लोकसभा के। और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट तो करते हैं, तो मतलब यूके के सीएजी के पास दोनों पावर हैं, ऑडिट करने की भी और ग्रांट कराने की भी मनी। लेकिन इंडिया के पास क्या है पावर कि आप मनी तो ग्रांट नहीं करा सकते लेकिन ऑडिट करते हैं पूरे इंडिया के यूनियन लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। एक्स पोस्ट फैक्ट ओनली, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब देखो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ, अभी 2023 का 1 अप्रैल से शुरू हुआ और वो कब तक एंड करेगा? 31 मार्च 2024। तो ये फाइनेंशियल ईयर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मनी ग्रांट करा दिया, मिनिस्ट्रीज हर मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए, डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, तो ये कौन करा रहा है? पार्लियामेंट की परमिशन से हो रहा है कि एक भी पैसा नहीं उनको चाहिए, लेकिन ये मनी ऑथराइज कौन करा रहा है? पार्लियामेंट कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये पैसा ग्रांट किया जा रहा है। तो लेकिन ये पावर तो सीएजी अभी नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि नॉट द फाइनेंशियल एडवाइज़र, सीएजी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, ये उनकी क्या है? लिमिटेशन है। सीएजी का रोल कब आता है? जब पूरा इवेंट हो जाता है, जब ये पूरा डिस्कस हो जाता है, मनी सबको ग्रांट कर दिया जाता है, तो तब सीएजी बोलते हैं। तो इनका रोल जो है एक्स पोस्ट फैक्टो है, नॉट द फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो सीएजी का काम कब आता है? ओनली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कि सब ने अपना अपना काम कर लिया, सबको पैसे मिल गए, अब मैं ऑडिट करूँगा सारे डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के हों चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों। तो ये उनकी एक ऑडिटिंग पावर है कि वो एक्स पोस्ट फैक्टो है, मतलब कि वो पहले नहीं बोलेंगे, जब हो जाएगा मनी ग्रांट हो जाएगा उसके बाद वो ऑडिट करेंगे। अब ये ऑडिटिंग के बारे में कहाँ पे दिया हुआ? आर्टिकल 149 में दिया हुआ है कि जो सीएजी हैं वो सारे डिपार्टमेंट के, मतलब ऑल डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे पूरे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट का ऑडिट करेंगे। ऑल कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, companies which are substantially financed by government of state and government of India, or all stock and warehouse of government of state and government of India। देखो इंडिया में जो सीएजी हैं वो एक ही हैं, वही ऑडिट कर रहे हैं स्टेट लेवल पे भी और यूनियन लेवल पे भी। तो किस सारे डिपार्टमेंट, सारे कॉरपोरेशन, companies which are substantially financed by government of state and government of India, or all stocks and warehouse of government of state and government of India। आर्टिकल 148 में दिया है कि सीएजी कौन होंगे, कौन अपॉइंट कर रहा है, कैसे रिमूव होंगे, उनकी सैलरी अलाउंस कहाँ से उनको मतलब कौन देगा और कौन डिसाइड करेगा, कहाँ से पे होगी चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन जो फंक्शन है कि ऑडिट करने का, ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 149 में। और किस किस को ऑडिट कर सकते हैं? इन सबको ऑडिट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 149 क्या बात कर रहा है? कैन ऑडिट एवरी फंड ऑफ इंडिया। सीएजी क्या है? ना तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और ना ही वो प्राइवेट सर्वेंट है। इनका काम है इंडिया के हर एक पैसे को ऑडिट करना, कि allowed to audit every penny which is actually belong to the people of country। तो इनका काम क्या है? रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री को प्रोटेक्ट करना, जो कि सिटीजन्स के, चाहे वो लैंड हो, चाहे एयर हो, वाटर हो, स्पेस हो, इन्वायरमेंट। इन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आया था कि सीएजी क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेज ऑफ कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। अब रिसोर्सेज ऑफ कंट्री में तो लैंड भी आता है,
एयर भी आती है, वाटर भी आता है, स्पेस भी आता है, इन्वायरमेंट भी आती है। तो आर्टिकल 149 में क्या कर रहा है, ऑडिट करेंगे। अब ऑडिट करेंगे उसके बाद रिपोर्ट भी तो बनाएंगे और वो रिपोर्ट मैंडेटरी है। आर्टिकल 151 के तहत सीएजी क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। The Article 151, the report of the CAG relating to the account of the union shall be submitted to the president, और the report of CAG to the account of state। मैंने क्या बताया कि CAG एक ही है, स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स, ऑफिस, कंपनी सबको ऑडिट कर रहे हैं और यूनियन लेवल पे भी वो ऑडिट कर रहे हैं। देखो CAG है, आर्टिकल 148 में बात की है, टर्म और ऑफिस, ये मतलब टर्म और जो 65 ईयर्स है वो कहाँ पे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, आर्टिकल 148 में मेंशन नहीं है। ये कहाँ पे मेंशन है, सीएजी की जो ड्यूटीज पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट है 1971 उसमें मेंशन है 6 ईयर और 65 ईयर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये याद रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में क्या मेंशन है, अपॉइंटमेंट मेंशन है, रिमूवल कैसे होगा, सेम लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, 2/3 of the member present and voting, and absolute majority which is more than 50% of the total house of the members। ठीक है, तो ये हो गई। ओथ कहाँ पे लिखी है, 3rd शेड्यूल में लिखी है। सैलरी कहाँ पे लिखी है, 2nd शेड्यूल में लिखी है। ये आर्टिकल 148 में बात चल रही है, ठीक है। और एक बार सैलरी अलाउंसेस ये कौन डिसाइड कर रहा है, पार्लियामेंट बाय लॉ, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। और एक बार वो ऑफिस में आ गए तो उनको आप बढ़ा सकते हैं उनकी सैलरी, लेकिन कम नहीं कर सकते। ये सब आर्टिकल 148 में लिखा है। और साथ ही आर्टिकल 148 में ये भी लिखा है कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे की जाएगी इनकी सैलरी, जो कि चार्ज रहेगी, मतलब कि अनवोटेबल, इस पर पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती। अब यह हो गई 148 की बात। और यहाँ पे याद क्या रखना है, 6 ईयर का टर्म और 65 ईयर्स की एज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में मेंशन नहीं है। ये कहाँ पे मेंशन है, एक कानून में मेंशन है, सीएजी ड्यूटीज पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में। ये हो गई आर्टिकल 148, ठीक है। अब आर्टिकल 149 में क्या है कि ऑडिट करेंगे। किस किस को ऑडिट करेंगे, इन सबको ऑडिट करेंगे, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, कॉरपोरेशन हो, कंपनीज हो, इन सबको ऑडिट करेंगे। अब ऑडिट करेंगे तो रिपोर्ट भी तो बनाएंगे, जो कि मैंडेटरी है। अब वो सीएजी इंडिया में एक ही है, अब तक हमने इतना देख लिया है, और सीएजी एक ही है। तो जो यूनियन लेवल के जब ऑडिट करेंगे अकाउंट्स, तो वो उसकी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट जाके टेबल कर देंगे ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वहीं जब गवर्नमेंट अकाउंट ऑडिट करेंगे स्टेट का, तो वो गवर्नर को सबमिट करेंगे, फिर गवर्नर जाके टेबल कर देंगे कहाँ पे, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में, ठीक है। ये आर्टिकल 151 में दिया है। सीएजी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे, यूनियन लेवल की बात चल रही है, ठीक है। और फिर वो टेबल कर देंगे पार्लियामेंट में, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और वहीं ये प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल की गवर्नर के पास जाएगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उसके बाद जो, ठीक है, अब हमारे इंडिया में कौन सा फॉर्म चलता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्या है, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट, सीएजी कौन है, एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट कौन है, एग्जीक्यूटिव है। और पार्लियामेंट में भी एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और लेजिस्लेचर भी होते हैं। जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो नॉन मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं सिर्फ खाली लेजिस्लेचर। लेकिन जो मंत्री होते हैं वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और लेजिस्लेचर भी होते हैं, कि मतलब वो मेंबर भी हैं और साथ ही साथ मंत्री हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव भी हैं। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, की क्या है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो अब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई जाती है हर साल, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई जाएगी। अब जैसे कि रिपोर्ट सबमिट की ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, अब कोई इरेगुलरिटी फाउंड की, कि मतलब रिपोर्ट तो बना दी, आपने टेबल भी कर प्रेसिडेंट को दे दिया, उन्होंने जाके लोकसभा में और राज्यसभा में टेबल कर दी, लेकिन अगर उस रिपोर्ट में इरेगुलरिटी पाई गई किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट, किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, तो उसको जांच कौन करेगा, फिर सवाल कौन पूछेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी पूछेगी। तब कौन आता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये एक
स्टैंडिंग कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये स्टैंडिंग परमानेंट कमेटी है कि मतलब ये हर साल पार्लियामेंट में एक कमेटी बनेगी जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। मेंबर हर साल चेंज हो सकते आएंगे और जाएंगे, लेकिन कमेटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी और इसमें सिर्फ लेजिस्लेचर होंगे। क्यों? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और पैक क्या कर रहा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या कर रही है, सवाल पूछ रही है। और गलती किसने की है, इरेगुलरिटी किसने की है, रिपोर्ट में किसके अगेंस्ट आया, मिनिस्टर के अगेंस्ट। मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पब्लिक अकाउंट कमेटी उनसे क्या करेगी, सवाल करेगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी आस्क क्वेश्चन टू द कंसर्न मिनिस्टर, जिसके और अब वो दो चीज़ें, एक तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, दूसरा कि हाँ कि आपने जो जवाब दिया हम उससे सेटिस्फाई। दूसरा कि इफ़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी सेटिस्फाई नहीं हुई तो जॉइंट पब्लिक कमेटी बनेगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके पास जो जॉइंट पब्लिक कमेटी जो होती है, इसके पास सारी पावर्स होती हैं सिविल कोड की, और कि इन्वेस्टिगेट भी करा सकती है, गवाह बुला भी सकती है, सबूत इकट्ठे कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सिविल कोड की इनके पास सारी पावर होते हैं। अब तक 5 ही जॉइंट पब्लिक कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई हैं। और अगर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी भी सेटिस्फाई हो सकती है, नॉन सेटिस्फाइड हो सकती है कि अगर स्कैम पाया गया तो फिर वो क्या करेंगे, सीबीआई को अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत एफआईआर दर्ज करवा देंगे। उसके बाद एक्शन होगा उस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट कि स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 2G स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, ये सब क्या है, इन सब के तहत जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। मैंने आपको क्या बताया कि पब्लिक अकाउंट, अब देखो पब्लिक अकाउंट सीएजी का काम है स्टेट लेवल के अकाउंट्स को भी ऑडिट करना और यूनियन मतलब इंडिया के सारे एक एक पैसे को ऑडिट करना। अब वो रिपोर्ट जो होगी बहुत बड़ी बन जाएगी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौन मेंबर्स हैं, लेजिस्लेचर। अब उनको इतनी बड़ी रिपोर्ट समझ में तो नहीं आएगी, इसलिए तो बोला जाता है सीएजी एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। वो क्या करेंगे, बाय हेल्पिंग द रिव्यूइंग ऑफ द सीएजी रिपोर्ट, कि मतलब वो बताएंगे कि इस रिपोर्ट में मैंने क्या क्या डाला है। तो सीएजी एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द पेग, ठीक है, बाय हेल्पिंग द रिव्यूइंग ऑफ सीएजी रिपोर्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर्स को एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप। थैंक यू।